हेलो एवरीवन। आज हम इस क्लास में साइंस चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स इसके क्वेश्चंस हम समझेंगे। इस चैप्टर पर मैंने 3 या 4 वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने सभी कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। उनको आप एक बार देख लीजिएगा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में और हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले चलते हैं सेक्शन जो है 1.2.3। ये है आपका पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर जो आपके सम्स हैं उन्हें करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। तो ये नाम दिए इन्होंने कुछ चीज़ों के, तो आपने बताना इसमें कौन सी चीज़ है जो मैटर है। तो मैटर हम जानते हैं कोई भी चीज़ जिसका या तो मास हो और जो जगह घेरता हो, विच ऑक्युपाइज स्पेस, मतलब जिसका अपना कोई वॉल्यूम है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो इस आधार पे हम देखते हैं क्या 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 मैटर है। चेयर, डेफिनेटली चेयर का अपना एक मास होता है और जगह भी घेरती है। एयर, हवा जो है हमारे चारों तरफ, वो उसका भी मास है और उसका वो भी जगह घेरती है। लव, लव क्या है कि इमोशन है, भावना है। तो इसको आप फील कर सकते हैं, इसको आप मैटर नहीं कह सकते। ऐसे ही स्मेल, आप किसी चीज़ को सूंघते हैं, वो आपकी एक फीलिंग है, तो ये भी नहीं है। हेट, नफरत करना किसी से, वो भी इमोशन है। आलमंड्स, बादाम, वो तो एक चीज़ है, तो ये है मैटर। थॉट, विचार, हमारा विचार का कोई वजूद नहीं है, कोई वजन नहीं है और ना ही उसको कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है। कोल्ड, ठंड लग रहा है, ठंड भी आपको फीलिंग आती है। कोई चीज़ जब टेम्परेचर गिर जाता है आपको ठंड लगती है। लेमन, नींबू, ये मैटर है। वाटर भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, देखिए यहाँ पे लिखा है ना खाली स्मेल, यहाँ पे लिखा है स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल्स हैं हवा में फ्लोट करते हैं, उससे आपको स्मेल आती है। तो ये जो है मैटर है, क्योंकि हवा में कुछ पार्टिकल्स घूम रहे हैं परफ्यूम के, वो पार्टिकल्स के कारण आपको स्मेल आ रही है, तो वो हो जाएगा मैटर। सिंपली अगर स्मेल कहेंगे तो ये हमारा एक फीलिंग है, ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। ऐसे कोई भी आपको आइटम दी जाएगी, आपने देखना है कि क्या उसका कोई मास है, क्या उसको रखने के लिए कोई जगह चाहिए, क्या वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, तो उससे आप उसको मैटर कहेंगे। अगर किसी फीलिंग की बात कर रहे हैं, इमोशन की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वो नहीं। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो अभी आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने कारण बताना ऐसा क्यों होता है। स्मेल ऑफ द हॉट सीजनिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे। अगर कहीं खाना बन रहा है तो कई मीटर दूर आपको पता लग जाता है कि खाना पकाया जा रहा है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज टू इट। लेकिन ठंडा खाना पड़ा है तो आपके पास उसके पास जाना पड़ता है। तो अभी जब हमने समझा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर में, वो हमेशा वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड में वो कम वाइब्रेट करते हैं और लिक्विड में ज़्यादा मूव करते हैं और गैस में उससे ज़्यादा मूव करते हैं। ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा। और अगर इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए इस मास का, इस सब्जेक्ट चीज़ का, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ज़्यादा हीट एनर्जी आएगी और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे और ज़्यादा उनका काइनेटिक एनर्जी होगी। तो जब खाना पकता है तो उसको गर्म करके पकाया जाता है। जब खाने को गर्म करके पकाते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उसमें से पकाने के कारण, वो भी गर्म होंगे, उनमें हीट एनर्जी ज़्यादा होगी। इसके कारण वो तेज़ी से चलेंगे, तेज़ी से चलने के कारण वो दूर तक पहुंच जाएंगे।
ठीक है, लेकिन जो खाना ठंडा है उसके मॉलिक्यूल्स में कम एनर्जी होगी, वो धीरे धीरे चलेंगे, वो दूर तक नहीं जा पाएंगे। तो कोई ठंडी चीज़ है आपको पास आके उसको स्मेल करना पड़ता है, लेकिन गर्म चीज़ है, दूर खाना बना हुआ है या खाना परोसा भी गया है, गर्म खाना परोसा गया है, तो उसकी जो महक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं तेज़ी से दूर दूर तक जाएंगे। तो गर्म खाने के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो निकलते हैं उसमें से, वो उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो दूर तक तेज़ी से ट्रैवल करते हैं। सो द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स बोल देते हैं, पार्टिकल्स कमिंग आउट ऑफ सीजनिंग फूड। सीजनिंग होता है बहुत गर्म, तेजी से बहुत ज़्यादा गर्म है। फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड दे कैन ट्रेवल एट ग्रेट स्पीड टू फार ऑफ प्लेसेस, वो दूर तक जा सकते हैं। While the particles of cold food have less kinetic energy and they cannot travel far. ऐसे आपने इसका आंसर देना है। जो ठंडा खाना है उसके पार्टिकल जो निकलते हैं उसमें से उनकी एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी, वो दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते, इसलिए पास आके उनको सूंघना पड़ता है, महक लिखनी पड़ती है। गर्म खाने के पार्टिकल जो उसमें से निकल रहे हैं महक में, वो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो दूर तक ट्रैवल करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? जो लिक्विड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते, दे आर नॉट रिजिड, नॉट रिजिड। जैसे ये सॉलिड है, ये रिजिड है, ये बोर्ड रिजिड है, पानी रिजिड नहीं होता। क्यों रिजिड नहीं होता? उनके जो पार्टिकल्स में एनर्जी है, अट्रैक्शन है, वो वीक होती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन water particles is weak, and therefore you can dive into the water, you can swim in the water without any problem. आपको कोई चोट नहीं लगती है। मेन रीजन क्या है कि जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनमें एनर्जी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत कम होती है, इसलिए वाटर रिजिड नहीं होता, वाटर इज नॉट रिजिड, एंड देयरफॉर इट इज इजी टू ट्रैवल इन और स्विम इन वाटर। देयरफॉर वाटर इज नॉट रिजिड एंड इट इज इजी टू स्विम इन वाटर। स्विम करना है या डाइव करना है? स्विम और डाइव इन वाटर। आप फर्श के ऊपर डाइव नहीं कर सकते, फर्श रिजिड है, एकदम चोट लग जाएगी, हाथ पांव टूट जाएंगे, लेकिन पानी में डाइव कर सकते हैं क्योंकि पानी सॉफ्ट है, रिजिड नहीं है। क्यों रिजिड नहीं है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लेकिन बहुत कम होती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? ये तो मैंने आपको समझाया था एक वीडियो में। एक तो ये बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन इवन अंडर ए माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के भी नीचे दिखाई नहीं देते। दूसरा क्या होता है? there is space between, there are spaces
बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। सॉलिड में कम स्पेस होता है, लिक्विड में ज़्यादा स्पेस होता है, गैस में और ज़्यादा स्पेस होता है। तीसरा क्या होता है, पार्टिकल्स कीप मूविंग, हमेशा वो हिलते रहते हैं। सॉलिड में कम हिलेंगे, जस्ट वाइब्रेट करेंगे, लिक्विड में ज़्यादा हिलेंगे, फ्लो करेगा पानी जैसे लिक्विड फ्लो करता है, और गैस में भी खूब तेज़ी से चलेंगे। एंड हैव काइनेटिक एनर्जी, और उनमें इसके कारण काइनेटिक एनर्जी, हैव काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये 3-4 क्वालिटीज लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट है। एक तो बहुत छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, दूसरा इनके बीच में स्पेस होता है, तीसरा ये मूव करते रहते हैं, चौथा ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण सॉलिड्स रिजिड होते हैं, लिक्विड्स रिजिड नहीं होते, पर फिर भी वो इकट्ठा रहता है, पानी फ्लो करता है। और गैसेस में तो वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं और अट्रैक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज जो है अंडर सेक्शन 1.2.3। इसी पे चलते हैं आगे। तो आ जाते हैं हम सेक्शन 1.3.3। 1.3.3 तो ये क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा समझ लेते हैं। The mass per unit volume of a substance is called density. Arrange the following in the increasing order of density. Density का मतलब है कि कोई चीज़ कितनी घनी है, ठीक है। उसमें कैसे देखते हैं, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। मान लो किसी चीज़ का मास है 100 ग्राम, उसका वॉल्यूम है 10 सीसी, तो 10 सीसी पर 10 ग्राम पर सीसी उसकी हो जाएगी डेंसिटी। तो अभी वो कह रहा है कि बताइए इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। जो सबसे कम डेंस है वो पहले आएगा, फिर उससे ज़्यादा डेंस है वो ज़्यादा आएगा, उसके बाद में आएगा। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा एयर। एयर सबसे लाइट होती है, सबसे कम डेंस होती है। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। चिमनी में मतलब चूँकि मान लीजिए घर में खाना बन रहा है और उसके ऊपर चिमनी लगी है, चिमनी से धुआं निकल रहा है, या अंगीठी जल रही है, या चूल्हा जल रहा है, उसके ऊपर चिमनी है, तो उसमें हवा के साथ में उसके पार्टिकल भी होंगे, धुएं के पार्टिकल भी होंगे, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, तो वो ज़्यादा डेंस होगी। तो वो सेकंड नंबर पे आएगा स्मोक, जो चिमनी से निकल रहा है। ये कम डेंस है, ये ज़्यादा डेंस है। इसमें डेंस क्यों है? क्योंकि हवा में धुएं के पार्टिकल्स भी हैं, मतलब अलग अलग गैसेस के पार्टिकल हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, ऐश के पार्टिकल होंगे। फिर है उसके बाद में कॉटन। कॉटन बेसिकली फ्लफी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, वो पानी से भी हल्की होती है। अगर पानी में के ऊपर आप कॉटन को रखोगे तो जब तक कॉटन पानी सोखेगा नहीं तब तक वो उस पर तैरता रहेगा, पर धीरे धीरे उसमें पानी सोख लेगा, हैवी हो जाएगी, फिर डूबेगी। कब डूबेगी? जब उसमें पानी भर जाएगा। जब तक पानी नहीं भरेगा वो हवा से, पानी उससे भी हल्की है। फिर उसके चौथे नंबर पे आ जाएगा पानी, वाटर। वाटर के बाद आएगा हनी। हनी आपने देखा बहुत थिक होता है, शहद से ज़्यादा, पानी से ज़्यादा डेंस होता है हनी। तो ये सबसे कम डेंसिटी वाली है, ये उससे ज़्यादा डेंसिटी वाली है। फिर छठे नंबर पे आ जाएगा
चाक, चाक क्योंकि सॉलिड होता है, सॉलिड की डेंसिटी हमेशा लिक्विड और गैसेस से ज़्यादा होती है। और सबसे ऊपर आएगा आयरन, आयरन सबसे डेंस होगा, छोटा सा पीस लोगे बहुत हैवी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। ये सबसे कम डेंसिटी वाली है, ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाली है। हमने इसी ऑर्डर में लिखना था, फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। ये डेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसकी मैक्सिमम डेंसिटी है इन 7 आइटम में, इसकी सबसे लीस्ट है। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं इसका। tabulate the differences in matter, solid, liquid, गैस। टेबल ऐसे बनाना है आपने, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी इन्होंने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ देखनी है। पार्ट बी में देखेंगे तो रिजिडिटी, ये सबसे ज़्यादा रिजिड होता है, ये नॉट रिजिड, ये भी नॉट रिजिड। रिजिड मतलब सख्त, जैसे ये बोर्ड है, ये है। पानी तो सख्त नहीं होता, गैस भी सख्त नहीं होती। फिर नेक्स्ट आ जाता है फ्लूइडिटी, बहना। ये नहीं, नॉट फ्लूइड, ये तो नहीं बहता, नॉट फ्लूइड। फ्लूइड इनफैक्ट हम इन दोनों के लिए यूज किया जाता है। ये फ्लूइड होता है, ये मोर फ्लूइड होता है। बड़ी आसानी से कहीं भी गैस चली जाएगी। वहाँ मान लीजिए अगरबत्ती चल रही है, 1 सेकंड में आपको यहाँ पे स्मेल आ जाएगी, इतनी जल्दी आप पहुँच जाएगी। पानी डालेंगे तो धीरे धीरे आगे जाएगा, सॉलिड तो आगे जाएगा नहीं। आप यहाँ कोई चीज़ रखिए वहीं रहेगी। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, कितना दबाया जा सकता है, तो ये नॉन कंप्रेसिबल है, सॉलिड को नहीं दबा सकते आप, नॉन कंप्रेसिबल, इसको नहीं दबाया जा सकता। ये भी लगभग नॉन कंप्रेसिबल है, दबाएंगे तो बहुत थोड़ा दबेगा। लिक्विड को भी नहीं दबाया जा सकता, लेकिन गैसेस को दबाया जा सकता है। आपको मैंने एग्जांपल बताई थी, जैसे टायर में हवा भरते हैं, वो दबा के भरते हैं प्रेशर से, या जो सिलेंडर होता है गैस का, उसमें कंप्रेस करके गैस भरते हैं। फिर आ गया फिलिंग ए गैस कंटेनर। हाँ, अगर मान लीजिए कंटेनर में हम कोई चीज़ रखते हैं तो सॉलिड तो वहीं उतना ही रहेगा। पानी अगर मान लीजिए कप में रखते हैं हम, ये कप है, इसमें हम कोई एक सॉलिड का पीस रख देते, तो वो तो वहीं रहेगा। पानी डालेंगे तो जितना पानी होगा उतनी जगह घेर लेगा, और अगर हम उसमें गैस डालेंगे तो गैस पूरे सिलेंडर में भर जाएगी। तो ये जो है इस 4th आइटम में आपने लिखना है कि कंटेनर में ये पूरा फिल कर देगा कंटेनर को, ये उतना ही फिल करेगा जितनी उसमें क्वांटिटी है लिक्विड की, ये फिलअप नहीं करेगा। ये भी क्वांटिटी के मुताबिक फिलअप करेगा, जितनी क्वांटिटी है उतना फिलअप करेगा, जितनी क्वांटिटी है उतना फिलअप करेगा, ये पूरा फिलअप कर देगा। ठीक है, गैस जो है हमेशा कंटेनर को पूरा फिलअप कर देती है, सॉलिड और लिक्विड उतना ही फिलअप करेंगे जितना उसमें हमने क्वांटिटी डाली है। मान लीजिए चीनी डाली है इसके अंदर, इतनी चीनी डाली है तो उतना ही फिलअप करेगा। इसमें पानी डाला है, जितना पानी डाला उतना ही फिलअप करेगा, गैस पूरा फिलअप कर देगा। तो ये आप लिख लीजिएगा। शेप, इसकी शेप फिक्स्ड होती है। इसमें जो कंटेनर की शेप है वही लिक्विड की शेप हो जाएगी। अगर कंटेनर ऐसा है तो ऐसी शेप हो जाएगी, अगर कंटेनर मान लो ऐसा है तो ऐसी शेप हो जाएगी लिक्विड की। इसको पूरा भरेंगे तो ये शेप होगी, इसको पूरा भरेंगे ये शेप होगी। सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती, और गैस भी कंटेनर को पूरा फिलअप कर देती है। गैस के अच्छे कोई शेप होती नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर क्या है, लेकिन सेम टेम्परेचर पर इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी,
इसमें ज़्यादा होगी, इसमें उससे ज़्यादा होगी, सेम टेम्परेचर पर हैं तीनों। तो एट द सेम टेम्परेचर इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, इसमें उससे ज़्यादा होगी, तभी ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा। डेंसिटी में सबसे कम डेंस ये होगा, उससे अधिक डेंस ये होगा, सबसे ज़्यादा डेंस होगा। सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होंगे, लिक्विड कम डेंस होंगे, और गैसेस सबसे कम डेंस होंगे, डेंसिटी सबसे कम होगी। इस प्रकार ये आप टेबल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको समझा देता हूं। समझना जरूरी है, एक बार समझ आएगा तो आप खुद आंसर लिख सकते हैं। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। अभी हमने समझा था ना कि मान लीजिए हमारे पास 3 कंटेनर है, तीनों का ढक्कन भी है मान लो, इसमें हमने मान लो चीनी डाली, जितनी चीनी डालेंगे उतनी इसमें रहेगा, जितना पानी डालेंगे उतना रहेगा। लेकिन गैस डालेंगे तो गैस पूरा भर देगा, कितनी भी गैस डालिए पूरा भर जाएगा। क्यों? गैस जो है वो अपनी जगह घेर लेती है, मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं, फ्रीली मूव करके पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे अगरबत्ती जलाएंगे तो पूरे कमरे में स्मेल आएगी अगरबत्ती की, किसी भी कोने में आप खड़े हो जाएंगे। क्यों? उसके मॉलिक्यूल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं एट ग्रेटर स्पीड, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स। गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये एक डिब्बा है, इसके अंदर हमने गैस भरी है, तो गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं। जब मूव करते हैं तो इसे टकराते हैं दीवारों से, जब टकराते हैं तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जैसे आप क्रिकेट की बॉल को कैच करें तो आपके हाथ पे थोड़ा सा उसका जब कैच करेंगे चोट लगती है, क्योंकि गैस जो बॉल है वो स्पीड से आ रही है, आपने उसको पकड़ा तो आपके हाथ पे हल्की सी इम्पैक्ट हुआ, चोट सी लगी। तो वही इम्पैक्ट इस पे होता है जब मॉलिक्यूल्स इससे टकराते हैं, उसके कारण जो गैस होगी इसके अंदर उसका एक प्रेशर होगा जिसको हम नाप सकते हैं। हर कंटेनर के अंदर जो गैस होती है उसका प्रेशर हम नाप सकते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो फ्रीली मूव कर रहे हैं वो कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, और टकराने से उनके ऊपर एक प्रेशर इम्पैक्ट पड़ता है जिससे एक प्रेशर डेवलप होता है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि उसका एक फिक्स्ड शेप है, उसका फिक्स्ड साइज है, शेप भी फिक्स्ड है और साइज भी फिक्स्ड है उसका, ठीक है। उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, ठीक है। उसका अपना एक मास है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। इन सब वजहों के कारण हम एक वुडन टेबल को सॉलिड कहते हैं, क्योंकि उसका एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड साइज है, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं। जैसे ये इसकी बाउंड्री है इस बोर्ड की, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, ये इसकी बाउंड्री है, और इसका अपना एक मास है 2 किलो 3 किलो जो भी होगा, और उसका उस स्पेस जगह घेरता है, इसलिए हम उसे वो कहते हैं कि वो सॉलिड है। हाँ, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बड़ी क्लासेस में भी आता है, बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते। कहते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स। तो आइस भी सॉलिड है, तो डेंस चीज़ पानी में डूब जाती है। मान लीजिए पानी में आप डालेंगे, कोई ये मार्कर डाल देंगे या कोई लोहे का पीस डाल देंगे या कील डाल देंगे, वो डूब जाता है। लेकिन बर्फ़ नहीं डूबती, बर्फ़ तैरती रहती है। आपने कई बार देखा होगा, पानी ठंडा के लिए करने के लिए आप बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ के जो पीसेस होते हैं फ्लोट करते रहते हैं। वो क्यों फ्लोट करते हैं? उसका रीज़न ये है कि पानी जब फ्रीज करता है
आइस बनता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसको आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए कप में पानी डालिए आप, उसको फ्रीज, कप को पूरे टॉप तक भर दीजिए, बिल्कुल टॉप तक भर दीजिए। कोई कटोरा है या कोई गिलास है या कप है, उसको फ्रीजर में रख दीजिए। जब बर्फ जमेगी तो आप देखेंगे बर्फ थोड़ी थोड़ी सी बाहर आई होगी। मतलब इसका वॉल्यूम पहले इतना था, अब बढ़ गया, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ने से मास तो उतना ही रहा। मान लीजिए इसमें 100 ग्राम था पानी, तो उसका वॉल्यूम था 100, तो 1 हो गया उसकी डेंसिटी। अब जब इसका मास तो 100 ग्राम ही है, लेकिन इसका वॉल्यूम बढ़ गया। पहले मान लीजिए 100 था, अब ये हो गया 110। 110 होने से जो आंसर है वो लेस देन 1 होगा। मतलब आइस की जो डेंसिटी है पानी से कम है, और चूंकि आइस की डेंसिटी पानी से कम है, मतलब पानी से हल्की होती है आइस, इसलिए वो फ्लोट करती है। पानी की जो डेंसिटी है वो आइस से कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि पानी जमने के कारण एक्सपैंड करता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट रीजन है। वाटर एक्सपैंड्स ऑन फ्रीजिंग एंड टर्निंग इनटू आइस। वाटर जब फ्रीज करके आइस बनता है तो एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने का मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से उसकी डेंसिटी कम होती है, एंड देयरफॉर हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। पानी से इसकी डेंसिटी कम होती है, और चूंकि पानी से हल्का है, डेंसिटी कम है, पानी से हल्का है, तो बर्फ पानी में फ्लोट करती है। ठीक है, तो ये हमारे 2 सेक्शंस थे, उनके मैंने क्वेश्चंस कर दिए, आपको समझा दिए। बाकी जो सेक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट आपको अभी समझ ना आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, थैंक यू। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। बाय।